हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स, कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड ही है। हमारा क्या पढ़ रहे थे हम? मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर में हम ग्लूकोज को पढ़ चुके हैं, फ्रक्टोज को पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैलेक्टोज को। क्या नाम है भाई? हमारा एक और सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी वही फॉर्मूला है जो फ्रक्टोज का है, C6H12O6। हमारा यही ग्लूकोज का फॉर्मूला था, यही आपका फ्रक्टोज का फॉर्मूला था। आज हमारे पास है गैलेक्टोज C6H12O6। ये भी उसी का सेम फॉर्मूला एज इट इज है। उनके अंदर भी 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए 6 कार्बन वाले शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को हम हेक्सोज बोलते थे। क्या बोलते थे? हेक्सोज, यही बोला जाता था ना। लेकिन यहां पे ये चेक किया जाता है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जब हम इसका फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, जैसे हमने किस में चेक किया था? ग्लूकोज में चेक किया था, उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। कीटोन फ्रक्टोज में चेक किया था, कीटोन फंक्शनल ग्रुप था। सेम उसी तरीके से जब हम गैलेक्टोज को चेक करते हैं तो गैलेक्टोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इनको एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इनको? एल्डोहेक्सोज। एल्डो का मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? एल्डोहेक्सोज नाम दे सकते हैं। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ये समझो गैलेक्टोज का भी आ गया, क्योंकि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके ग्लूकोज से मैच होता है। किसके साथ मैच होता है? ग्लूकोज के साथ मैच होता है। तो देखिएगा कैसे मैच होता है। हमने जब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया तो कैसे क्या क्या मिला, देखिएगा। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या था आप देख रहे थे इस तरीके से। कितने कार्बन जुड़े हुए थे? 6 कार्बन यहां पे जुड़े हुए थे, यही था। 6 कार्बन के ऊपर था CH2OH, यही था। ये 5th कार्बन पे H और OH, 4th कार्बन पे H और OH, लेकिन 3rd कार्बन पे OH कहां पे था? लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सभी कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में। देखिएगा है या नहीं है। और एक हमने देखा था 1st कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था या नहीं था? एल्डिहाइड को मैं इकट्ठा करके ले लेता हूं, CHO। ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से ही गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैच होता है, इसलिए आपको ग्लूकोज का आना चाहिए। जब हम गैलेक्टोज का देखते हैं तो इसके अंदर भी ओपन स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे है, सेम 6 कार्बन इसमें, ये 6 कार्बन हो गया एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपको ग्लूकोज का आता है तो आप गैलेक्टोज का भी कर लोगे। पहले मैं ग्लूकोज का ही बना लेता हूं। ये पहली कार्बन पे वही एल्डिहाइड, 2nd कार्बन पे OH, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट में है, यही किया था ना हमने। तो ये मैंने वापिस किसका बना दिया? ये वापिस ग्लूकोज का बना दिया। आप कहोगे सर हम तो गैलेक्टोज का बना रहे हैं। अरे गैलेक्टोज का भी बनाएंगे, एक बार आपको ग्लूकोज का याद हो गया। अब मैं इस ग्लूकोज को गैलेक्टोज में चेंज करने जा रहा हूं, देखते जाइएगा। ये कौन सा कार्बन है? 1st। ये कौन सा कार्बन है? 2nd। ये कौन सा कार्बन है? 3rd। ये कौन सा कार्बन है? 4th। ये 5th, और ये कौन सा? 6th। ऐसा कीजिएगा 4th कार्बन का जो OH है, 4th कार्बन का जो OH राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है ग्लूकोज के अंदर, उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा। कर दो, इसको उठा के यहां पे और इस H को उठा के यहां पे एक्सचेंज कर दो भाई एक्सचेंज। ये कर दिया, यहां पे मैं OH ले आया और यहां पे H ले आया। अब बताइएगा ये क्या बन गया?
अब बन गया ये ग्लैक्टोज। क्या बन गया भाई? ग्लैक्टोज। बोलो ग्लूकोज से ही मैंने ग्लैक्टोज बना दिया या नहीं बना दिया? सिर्फ एक माइनर सा चेंज किया है, फोर्थ कार्बन का OH जो ग्लूकोज में राइट हैंड साइड में होता है, ग्लैक्टोज में वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। एक चेंज किया फोर्थ कार्बन पे, बाकी सभी जगह से ये ग्लूकोज से मैच होता है। देखो फर्स्ट कार्बन पे ग्लैक्टोज में भी एल्डिहाइड, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड, सेकंड कार्बन एज इट इज, थर्ड कार्बन एज इट इज, फिफ्थ कार्बन एज इट इज, सिक्स कार्बन एज इट इज। एक जगह चेंज है, फोर्थ कार्बन पे इसमें OH राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लैक्टोज। और ये आपका क्या था? ग्लूकोज। बोलो समझ आया नहीं आया? अब हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट कार्बन पे दो चीजें आपस में OH ग्रुप अलग अलग हो, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अलग अलग हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बनते हैं या नहीं बनते हैं? फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है तो हमने बताया था अल्फा ग्लूकोज, सेकंड कार्बन पे OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो बीटा ग्लूकोज। लेकिन अल्फा और बीटा ग्लूकोज तब बनते हैं जब हम उसका कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? साइक्लिक। वैसा ही स्ट्रक्चर हम इनका भी बनाएंगे, ग्लैक्टोज का भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कहां से अलग है? फोर्थ कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। फोर्थ कार्बन पे इसमें OH लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, ग्लैक्टोज में लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे के एपीमर्स। क्या नाम दिया जाता है अभी? एपीमर्स नाम देते हैं। तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर द एपीमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज देयर कॉन्फ़िगरेशन डिफर एट ओनली वन कार्बन, दैट इज द फोर्थ कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़कर और कहीं पे भी दो कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर वो डिफर करते हैं तो उन्हें बोलते हैं एपीमर्स। फर्स्ट कार्बन पे अगर डिफरेंट है तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बताया था पहले भी, अनोमर्स, जब फर्स्ट कार्बन पे अलग अलग हो। लेकिन इसमें फर्स्ट पे नहीं, कौन सी कार्बन पे ये दोनों अलग अलग है? फोर्थ कार्बन पे इसमें OH लेफ्ट में है, ग्लूकोज में राइट में, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं? एपीमर्स बोला जाता है। और ग्लूकोज एक हमने देखा था अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये कौन सी कार्बन पे अलग अलग थे? फर्स्ट कार्बन पे इसमें OH राइट में था, इसमें OH लेफ्ट में था, इसलिए अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को मैंने क्या नाम दिया था? अनोमर्स। लेकिन अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज फोर्थ कार्बन पे अलग अलग है, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं? एपीमर्स। समझ में आ गया? एपीमर्स कौन कौन है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। हो जाएगा भी। अब हम देखते हैं ग्लैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लैक्टोज का कैसा स्ट्रक्चर देखते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बिल्कुल सेम जैसे आपने ग्लूकोज का बनाया था वैसे ही ग्लैक्टोज का बनाना है। क्या करोगे आप? फिर से 6 कार्बन ले लो, ये इस एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? C डबल बॉन्ड OH लिख लिया। उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन पे CH2OH लगा दिया, ये H और ये OH फिफ्थ। ये फोर्थ कार्बन पे OH कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में, थर्ड में भी लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिएगा भाई, मैंने ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर ओपन बनाया है। साइक्लिक कैसे बनेगा? इसकी 5वीं कार्बन और पहली कार्बन के बीच में ये OH का एडिशन होगा। कैसे किया था आपने ग्लूकोज में? क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूं क्या होता है। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में यहां पे जोड़ सकता हूं, कहीं पे भी जोड़ लो जो आपकी इच्छा है। ये एल्डिहाइड है और ये एक अल्कोहल है। जब एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो मैंने बताया था पहले हेमी एसिटल बनता है। पता है या नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप एल्डिहाइड की यूनिट देखिएगा। तो क्या होता है, इस OH का H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, लेकिन जब जुड़ेगा तो इसका एक डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल में। तो इस H को उठा के मैंने इसके साथ जोड़ दिया, हो गया। अब क्या होगा? इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया क्योंकि डबल सिंगल में चेंज हो गया, और इसका ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया, इसलिए पहली और 5वीं कार्बन ये जुड़ गए भाई। किससे जुड़ गए? इस ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का यूज करके पहली और 5वीं कार्बन जुड़ गए, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोला जाता है भाई? ये हेमी एसिटल बन गया क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड था, यहां पे अल्कोहल। जब एक एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हेमी एसिटल। ये इसका कैसा स्ट्रक्चर बन गया भाई? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। क्या बन गया? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखिएगा ध्यान से। अब आप चाहते हो ग्लैक्टोज का
अल्फा गैलेक्टोज बन जाए और बीटा गैलेक्टोज बन जाए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज कौन सी कार्बन के बेस पे बनता है, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे था। अब फर्स्ट कार्बन ने जब अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद फर्स्ट कार्बन पे OH कहां पे आ गया, राइट में। तो ये कौन सा गैलेक्टोज है, अल्फा, क्योंकि आपने गैलेक्टोज का बनाया है और गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में है, तो ये कौन सा हो गया, अल्फा गैलेक्टोज हो गया। अगर मैं इस OH को इधर लगा दूं तो कौन सा गैलेक्टोज बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोज। कौन सा बन जाएगा, तो मैं बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यहां पे बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ताकि हमें समझ में आ जाए। ये लीजिएगा, यहां पे बना देता हूं मैं बीटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन था। ये आपके पास H और ये OH और ये ऑक्सीजन से पहला और पांचवा कार्बन जुड़ गया, बाकी सभी पे एज इट इज है भी। यही था हमारा। ये देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा इसका और इसका क्या डिफरेंस है। ये बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, और ये कौन सा है, अल्फा गैलेक्टोज। इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH कहां पे है, लेफ्ट में है। तो ये बीटा गैलेक्टोज, ये अल्फा गैलेक्टोज। अल्फा और बीटा गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या है भाई, अनोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है, अनोमर्स। पहले भी बताया था, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड या फंक्शनल ग्रुप है, जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तब उसके अंदर अगर OH राइट में आ जाएगा तो वो अल्फा फॉर्म, और अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो वो बीटा फॉर्म। और अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, अनोमर्स होते हैं। लेकिन हमारा जो ग्लूकोज था वो ग्लैक्टोज के साथ क्या था, उन्हें बोलते थे एपीमर्स। उन्हें हम क्या नाम देते थे भाई, एपीमर्स नाम देते थे। क्यों नाम दिया जाता था एपीमर्स उनको, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज फर्स्ट कार्बन पे नहीं, एल्डिहाइड या कीटोन वाली कार्बन पे अलग नहीं थे, वे कौन सी कार्बन पे थे, फोर्थ कार्बन पे अलग थे, इसलिए उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एपीमर्स। बोलो भाई ग्लैक्टोज का अल्फा और बीटा फॉर्म समझ में आया नहीं आया। ये थे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर। चले फिर आगे, तो आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब हम देखते हैं साइक्लिक के बाद इसमें भी पहली और पांचवी कार्बन, तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। फ्रक्टोज में दूसरी और पांचवी कार्बन थी, इसलिए 5 मेंबर्ड रिंग बनी थी। इसमें बिल्कुल ग्लूकोज ग्लैक्टोज के जैसा मैच होता है, इसलिए ग्लैक्टोज का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ग्लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। कैसा नाम देते हैं, जैसे ग्लूकोज का नाम दिया था पायरेनोज, तो इसके भी रिंग स्ट्रक्चर को नाम देंगे पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। अब पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बीटा का भी बनाओ, अल्फा का भी, दोनों का बना लेते हैं। पायरेनोज का मतलब होता है 6 मेंबर्ड, ये लीजिएगा 6 मेंबर्ड। पहली कार्बन यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे पांचवी होगी, पहली और पांचवी, ये रही पहली और पांचवी, किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, ये जोड़ दी भाई। अब मैंने रूल बता रखा है, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी और ये फोर्थ, जो भी राइट में होगा वो नीचे। फर्स्ट कार्बन पे देखिए राइट में क्या है, H, तो इसको नीचे लिखो। OH लेफ्ट में है तो इसको कहां पे लिखोगे, ऊपर, ये ऐसे लिखा जाता है। सेकंड कार्बन पे जाइए, सेकंड कार्बन पे OH राइट में है तो नीचे, H लेफ्ट में है तो ऊपर, हो गया। इसी तरीके से थर्ड कार्बन पे आइए, H कहां पे है, राइट में, तो इसको नीचे, OH कहां पे है, लेफ्ट में, तो इसको ऊपर। फोर्थ कार्बन पे H कहां पे है, ये रही फोर्थ कार्बन, राइट में तो नीचे, OH लेफ्ट में है तो ऊपर। और फिफ्थ कार्बन पे कोई रूल नहीं है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर 6 कार्बन, सीधा क्या जुड़ता है, 6 कार्बन, ये रही CH2OH। और फिफ्थ कार्बन पे ये H, ये नीचे जुड़ता है। कौन सा गलैक्टोज बन गया अभी, ये बीटा गलैक्टोज का पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। बना लोगे या नहीं बना लोगे। अब अल्फा का भी ऐसे ही बन जाएगा, मैंने तुम्हें बताया है, ये 6 मेंबर्ड रिंग बना लीजिएगा, ये फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ, और दोनों को किससे जोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन। यहां पे C2 कार्बन, यहां पे C3 और यहां पे कौन सा है, C4। अब जोड़िएगा, OH फर्स्ट कार्बन पे राइट में है तो नीचे, H लेफ्ट में है तो ऊपर, हो गया। अब इसमें OH कहां पे है, राइट में है तो सेकंड कार्बन पे नीचे, H लेफ्ट में है तो ऊपर। थर्ड कार्बन पे H राइट में है नीचे, OH लेफ्ट में है ऊपर। फोर्थ कार्बन पे H राइट में है नीचे, OH लेफ्ट में है ऊपर।
फिफ्थ कार्बन पे फिर वही है, ऊपर जोड़ दोगे CH2OH और नीचे क्या जोड़ दोगे H। ये कौन सा बन गया, अल्फा गलैक्टोज, और ये कौन सा बन गया, बीटा गलैक्टोज। बोलो भाई गलैक्टोज का समझ आया या नहीं आया आपके पास? बिल्कुल इजी और सिंपल है गलैक्टोज, जैसा आपने ग्लूकोज किया था वही है, बस ग्लूकोज और गलैक्टोज में फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस है, इसलिए ग्लूकोज और गलैक्टोज एक दूसरे के क्या एपीमर्स हैं, एक दूसरे के क्या बोला जाता है, एपीमर्स। हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, हटा दो इन सबको। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तो देखते जाइएगा। म्यूटा रोटेशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फिर हम आगे स्ट्रक्चर डाइसैकेराइड्स के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक होता है म्यूटा रोटेशन। बहुत जगह सुनोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पते की बातें बताऊंगा मैं आपको। म्यूटा रोटेशन होती क्या है, म्यूटा रोटेशन क्या कह रहा है भाई। अब आपने क्या किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ग्लूकोज का ले लिया। अब ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया है, साइक्लिक या जिसको पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसकी दो फॉर्म होती है, एक अल्फा और दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, बीटा। अल्फा और बीटा फॉर्म जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं, तो स्टेबल है। इन सॉलिड स्टेट दीज आर स्टेबल, सॉलिड स्टेट दीज आर स्टेबल। कैसी होती है भैया, सॉलिड स्टेट के अंदर अल्फा और बीटा ग्लूकोज स्टेबल होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज के ऑप्टिकली एक्टिविटी देखें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को 111 डिग्री के एंगल से राइट में रोटेट करवाता है। कितने, 111 डिग्री के एंगल से राइट में रोटेट करवाता है। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल से, 111 डिग्री के एंगल से। और जो बीटा ग्लूकोज है वो 19.2 डिग्री के एंगल से ये भी राइट में करवाता है। ये क्या करते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म अलग अलग एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में, ये भी प्लस साइन और ये भी प्लस, ये राइट हैंड साइड में 19.2 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाता है, ये राइट हैंड साइड में 111 डिग्री के एंगल से। अरे ऑप्टिकल रोटेशन पता होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट करवाए, आपने पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, वहां से देख लेना। ठीक है, मेरा एक चैप्टर है, मेरी एक वीडियो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये क्या करते हैं, दोनों रोटेट करते हैं, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फा ग्लूकोज लिया, अल्फा ग्लूकोज को एक्वस वाटर में ऐड कर दिया। जब आप वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, इसकी जो रोटेशन है वो 111 डिग्री है प्लस राइट हैंड साइड में। जब हमने इसको वाटर में डाल दिया तो ये धीरे धीरे अल्फा से किस में चेंज हो जाता है भाई, बीटा ग्लूकोज में। लेकिन कंप्लीटली चेंज नहीं होता भाई, कंप्लीटली चेंज नहीं होता बीटा में, ये तब तक चेंज होता रहता है जब तक इसमें एक इक्विलिब्रियम आएगा। एक इक्विलिब्रियम क्या आएगा, उस इक्विलिब्रियम मिक्सर के अंदर इन दोनों का, अल्फा में ग्लूकोज में मैंने वाटर डाला तो ये धीरे धीरे बीटा ग्लूकोज में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद इन दोनों के बीच में एक मिक्सर बनेगा। कंप्लीटली आपका अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में कंप्लीट चेंज नहीं होगा, सारा का सारा चेंज नहीं होगा। कितने परसेंट, 64%, 64% बीटा ग्लूकोज बन जाएगा और आपका 36% अल्फा ग्लूकोज रहेगा। आपका 36% क्या रहेगा, अल्फा ग्लूकोज रहेगा। तो इन दोनों का ये धीरे धीरे अल्फा ग्लूकोज में वाटर मिलाया, ये बीटा ग्लूकोज में चेंज हो गया। ये तब तक चेंज होता रहेगा जब तक एक मिक्सर बनेगा और उस मिक्सर के अंदर 36% अल्फा ग्लूकोज होगा और 64% बीटा ग्लूकोज होगा। और इन दोनों का ये मिक्सर अब इस अल्फा ग्लूकोज के साथ भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और बीटा ग्लूकोज के साथ भी किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो व्हेन वी ऐड वाटर इनटू द अल्फा glucose, it slowly changes into the beta glucose, but these form a mixture in which alpha glucose contain 36% and beta glucose contain 64%। और ये जो मिक्सर है
इसकी रोटेशन एक होगी कितनी, प्लस के 52.5, कितनी हो जाएगी भी, प्लस के 52.5 डिग्री। अब ये जो मिक्सर बन गया, ये मिक्सर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में 52.5 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाएगा। देखो जो आपने स्टार्टिंग में अल्फा ग्लूकोज लिया था जिसमें वाटर मिला था, वो कितने डिग्री के एंगल से रोटेट करवा रहा था, 111 डिग्री। लेकिन जब हमने इसके अंदर वाटर मिलाया तो बीटा ग्लूकोज बना, दोनों का मिक्सर बना, उस मिक्सर की रोटेशन 52.5 है। इस तरीके से अल्फा ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर मिलाने के बाद इसकी रोटेशन में चेंज आ गया। 111 डिग्री है, यहां पे कितनी है, 52.5 डिग्री। तो इसकी रोटेशन में जो चेंज आया, इस रोटेशन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसे क्या बोलता है, म्यूटा रोटेशन। ए चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन व्हेन वी ऐड वाटर इनटू द अल्फा या बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में या बीटा ग्लूकोज में जब हमने वाटर मिलाया तो उनकी रोटेशन में चेंज आ गया, उस रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं, म्यूटा रोटेशन। एक एग्जांपल इस बार मैं ले लेता हूं बीटा ग्लूकोज। क्या ले लिया अभी, बीटा ग्लूकोज, जिसकी रोटेशन कितनी है, 19.2 डिग्री राइट हैंड साइड में। इसके अंदर भी वाटर मिला दिया तो ये भी धीरे धीरे ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज में। बीटा ग्लूकोज धीरे धीरे किस में चेंज होगा, अल्फा ग्लूकोज में। लेकिन ये तब तक चेंज होगा जब तक इसके अंदर 36% अल्फा ग्लूकोज नहीं बन जाता और 64% बीटा ग्लूकोज नहीं बच जाता। तो इस तरीके से बीटा ग्लूकोज ने भी एक मिक्सर बनाया, उस मिक्सर के अंदर 36% अल्फा ग्लूकोज होगा, 64% बीटा ग्लूकोज होगा, और इस मिक्सर की भी रोटेशन कितनी होगी, प्लस के 52.5। स्टार्टिंग में जो आपने बीटा ग्लूकोज लिया था जिसके अंदर आपने वाटर मिलाया था, उसकी रोटेशन कितनी थी, 19.2। लेकिन अब इसने जो मिक्सर बनाया उसकी कितनी होगी, 52.5। इस तरीके से इसे भी हम क्या नाम देते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो चाहे आप अल्फा ग्लूकोज में वाटर मिलाओ या बीटा ग्लूकोज में आप वाटर मिलाओ, दोनों के अंदर वाटर मिलाने पर अल्फा ग्लूकोज धीरे धीरे बीटा में चेंज हो जाता है और फाइनली मिक्सर बनाता है। बीटा ग्लूकोज में वाटर मिलाओगे तो ये धीरे धीरे अल्फा ग्लूकोज में चेंज होगा और धीरे धीरे मिक्सर बनाएगा। उस मिक्सर की परसेंटेज ये होगी और उस मिक्सर की रोटेशन ये होगी। इस तरीके से अल्फा ग्लूकोज में वाटर मिलाने पर और बीटा ग्लूकोज में वाटर मिलाने पर जो रोटेशन में चेंज आया उसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसे क्या बोला जाता है, म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। इस तरीके से वाटर मिलाने पर बीटा कुछ अमाउंट में अल्फा में और अल्फा में वाटर मिलाओगे तो वो कुछ अमाउंट में बीटा ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन जब ये अल्फा ग्लूकोज बीटा बनाता है तो इसके बीच में ओपन स्ट्रक्चर बनता है। इसके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ग्लूकोज का इसके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ओपन स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है, ओपन। इसी तरीके से जब बीटा ग्लूकोज में वाटर मिलाओगे और ये अल्फा ग्लूकोज बनाएगा तो बनाने से पहले इसके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लूकोज पहले ओपन स्ट्रक्चर में आएगा फिर ओपन से अल्फा ग्लूकोज में चेंज होगा। तो जब भी म्यूटा रोटेशन होती है, जब भी म्यूटा रोटेशन होती है तो हमेशा क्या होता है, अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म या बीटा फॉर्म से जब अल्फा फॉर्म बनती है तो उसके बीच में ओपन स्ट्रक्चर जरूर बनता है। और हमने पढ़ा था ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, ओपन भी होता है। अब बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब अल्फा से बीटा बनाना हो या बीटा से अल्फा तो उनके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ओपन। ओपन स्ट्रक्चर का क्या फायदा होता है, जब ओपन स्ट्रक्चर बनता है म्यूटा रोटेशन के कारण तो ओपन स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड बनता है। क्या बन जाता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है अभी, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जब बनेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, वो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, वो कैसे रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है। तो मैंने बताया था आपका जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में है। और वो इक्विलिब्रियम में किसके कारण है, ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। किसके कारण है, म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा रोटेशन कहां कहां पे होगी मैं आगे सभी जगह डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक हमने ग्लूकोज पढ़ा, गैलेक्टोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, इन सब के अंदर म्यूटा रोटेशन है। और म्यूटा रोटेशन के कारण इनका साइक्लिक से ओपन स्ट्रक्चर बनता है कुछ समय के लिए और ओपन स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लूकोज फ्री एल्डिहाइड बन जाता है। और उस फ्री एल्डिहाइड के कारण ये किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं। किसके कारण करते हैं ये, क्योंकि म्यूटा रोटेशन के कारण उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड। कैसे, देखिए जैसे अल्फा ग्लूकोज है,
इसको बीटा ग्लूकोज में चेंज होना है, तो बीच में ये किस में आ जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। और ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड एसिड हेमी एसिटल बना लेता है, इसलिए फ्री एल्डिहाइड नहीं। और जब तक एल्डिहाइड नहीं है वो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। और जब तक टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएगा। इसलिए आपने ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, ग्लैक्टोज पढ़ा, ये रिड्यूसिंग शुगर का काम कैसे करते हैं। हालांकि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद इनमें फ्री एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन तब हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन के कारण इनके अंदर ओपन स्ट्रक्चर बनता है बीच में। और ओपन स्ट्रक्चर जब बनता है तो उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड बन जाता है, और जब फ्री एल्डिहाइड बनता है तो वो किसका काम करते हैं, दीज एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। ये था भी म्यूटा रोटेशन के बारे में। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप रख सकते हो। म्यूटा रोटेशन के बारे में मैं हर बार डिस्कस करूंगा। जैसे अब डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो रिड्यूसिंग शुगर का काम कैसे करते हैं, तब फिर से मैं आपको म्यूटा रोटेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। म्यूटा रोटेशन से साइक्लिक स्ट्रक्चर से कुछ समय के लिए ओपन स्ट्रक्चर बनता है, इसके ये फायदे हो जाते हैं। और ओपन स्ट्रक्चर बनने से उसमें फ्री एल्डिहाइड बन जाता है, और फ्री एल्डिहाइड बनेगा तो वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा। तो मैंने इस वीडियो में दो चीजों को डिस्कस किया, एक म्यूटा रोटेशन और दूसरा किसको डिस्कस किया, अभी सेकंड हमने डिस्कस किया है ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाइसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।